हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 18 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और डेली प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए चला रहा हूँ। डेली आपको 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ आके, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपकी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और सीजीएल 2020 मेंस के लिए भी आपको ये क्वेश्चन बड़े काम आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न, जो कि एसएससी आजकल पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेन्स में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में। और इससे पहले मैं आपको 13 अगस्त को जो 3 शिफ्ट आई, 16 अगस्त को जो 3 शिफ्ट आई, 17 अगस्त को जो 3 शिफ्ट आई, और उसके अलावा 18 अगस्त को जो पहली शिफ्ट आई थी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। लगभग अभी तक 10 वीडियोस मैं करा चुका हूँ। 11th वीडियो है ये सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस की। तो इससे पहले जो आप ये वीडियो देखें, इससे पहले वाली 10 वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आपका एकदम फ्लो बनना शुरू हो जाए। शुरू से लेके एंड तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी आई बटन पे आपको उनकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और इससे पहले मैं आपको सीपीओ 19, सीपीओ 20, सीजीएल 19 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो एक बार नज़र ज़रूर मारे जाके। और इसके बाद हम लोग सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो भी नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करा ले, मतलब कर लें, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ डाल देता हूँ। जो भी कंटेंट हमें कमीशन की तरफ से मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन हमें कमीशन की तरफ से मिलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस अलग अलग डिफरेंट एग्जाम की हम लोग टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं। और फेसबुक पे भी हम सारी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सभी सेशंस, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, और इससे पहले जो 19-20 में 2019-2020 में जो भी सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ईमेल आईडी पर मेल कर देना अगर किसी को कोई इंक्वायरी हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब मान लो कि फ्लोर का मतलब क्या होगा, फर्श, फर्श बोल लेते हैं, या फिर जमीन बोल लो, जमीन बोल सकते हैं आप लोग भाई, जिसपे सारी चीजें रखी होती है, जिसपे आप लोग खड़े होते हो, फ्लोर पे ही खड़े होते हो, किसके, एक रूम के। तो उसको उस पे टाइल लगानी है। टाइल का खर्चा है 9100 आया। टाइल का खर्चा मतलब जो टाइलिंग कराई है फ्लोर पे रेक्टेंगुलर रूम के, मतलब आप मान लो कि फ्लोर जो है मतलब जमीन जो है, या फिर फर्श बोल सकते हैं, फर्श जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है। दूसरी बात क्या कि उसको टाइल का खर्चा जो आया है ना, मतलब रेक्टेंगुलर फ्लोर को जो हमने टाइलिंग किया, जो टाइल लगाई है, उसका खर्चा आया 9100 रुपये। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 65 रुपये। आपको यहाँ से पता चल गया क्या कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 65 रुपये खर्चा आता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि एरिया ऑफ फ्लोर, मतलब पूरे फ्लोर का एरिया जो होगा उस पर कितना खर्चा आया, 9100। आप एक चीज देखें यहाँ से, क्या कि पूरा फ्लोर टाइल लगवाई है पूरे फ्लोर पे, ठीक है, और उसका खर्चा आया 9100। आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 6500 नहीं 65। तो अगर आप 9100 को 65 से डिवाइड कर दो, अगर आप 9100 को 65 से डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 65 एकम 65, और यहाँ से 40 और 260, तो 140 आ गई। मतलब एरिया फ्लोर जो है, मतलब एरिया ऑफ फ्लोर जो है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मतलब फर्श का एरिया जो आपके पास आया है वो कितना आ गया, 140 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये बोला है क्या, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो 7:5 है, मतलब 7x जो है लेंथ है और 5x जो है ब्रेड्थ है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी। और आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम का फ्लोर या फिर एरिया ऑफ फ्लोर आ कितना गया आपके पास एरिया ऑफ फ्लोर आ गया 140 मीटर स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है,
7:5। तो आपने यहाँ से देखा कि 35x² की वैल्यू कितनी आ गई, 140। 35 जो है 4 पे जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, क्योंकि x² की वैल्यू 4 है। x जो होगा √4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2 आ गई। अगर x 2 है तो 7x कितना हो गया 14 और 5x कितना हो गया 10। आपसे पूछा पैरामीटर ऑफ द फ्लोर बताए, मतलब इसका पैरामीटर आपने देखा ये 14 तो ये भी 14, ये 10 तो ये भी 10। इन चारों साइड को अगर आपने जोड़ा तो आपने देखा कितना आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आ गया 48। 14 में 14 जोड़ा 28, 28 में 10 38 में 10 48। तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर जो आ गया, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका जो आपके पास पैरामीटर आया वो कितना आ गया 48 आ गया। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है भाई सेलिंग एन आर्टिकल इतने का, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेडर ने जितना लाभ कमाया एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो अगर कॉस्ट प्राइस x है तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो x% ही हुआ है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को x लेट कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो है x%, मतलब सेम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने मान लिया x, तो प्रॉफिट भी इतना आ गया। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस x 100 प्लस x बाय 100, और इधर कितना आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है 131.25। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन को अगर देखा तो ये क्या लिखा हुआ है 100x प्लस x² और माइनस 1325, इधर आ गया 0। अब आप इसके फैक्टर बना लो। 1325 इंटू ए कितना होगा, 13125 इंटू ए कितना होगा 13125। तो इसके फैक्टर बनाने थोड़े से यहाँ पे मुश्किल लग रहे हैं, तो आप क्या करो, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस 100 प्लस माइनस b², 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि ये जो है किस फॉर्म में लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 100 है और c की वैल्यू माइनस 13,125 है। तो आपने देखा a की वैल्यू इतनी और c की वैल्यू कितनी माइनस 13,125 बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 1। अब आपने देखा कि माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब 13,125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि 500 तो यहाँ से आया और यहाँ से 52 आ गया, तो 52,500 है, इसमें 10,000 आप ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ गया 625। अब सारे बच्चे समझ गए 625 देख के कि ये तो 25 का स्क्वायर है और लास्ट में बचा 100 जो कि 10 का स्क्वायर है। तो आपको यहां से पता चल गया कि अगर मैं अंडर रूट ऑफ 62,500 देखो, मतलब 62,000 अगर 500 का अंडर रूट देखो तो ये आ कितना जाएगा, आप देख सकते हो इसको कि ये लिखा हुआ है 250 का स्क्वायर। अब यहां से ये गया तो आपने देखा एक तो आंसर आएगा क्या -100 माइनस 250 बाय 2, और एक आंसर आएगा -100 प्लस 250 बाय 2। तो 150 बाय 2 कितना आ गया 75। ठीक है, तो 75 जो होगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 75, और 75 ही प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपका। और ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करके -350 बाय 2 जिसको मैं -175 बोलूंगा, क्या कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो अगर कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव होता ही नहीं तो हम मानेंगे ही क्यों इस वैल्यू को। फिर आपने देखा क्वेश्चन में बोला इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट, कितने प्राइस पे इसको बेचना है। आपने देखा सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस पता है इतना, प्रॉफिट चाहिए उसको इतना, तो मतलब 40% उसको वैल्यू ज्यादा करनी है किसकी, कॉस्ट प्राइस की, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो यहाँ से आपने देखा कि ये गया 7, ये गया 5, 5 जो है इसको 15 पे ले जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 105 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 105 इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर वो आपसे यही पूछता यहाँ तक, मतलब पहली इक्वेशन यहां तक देके आपको बोल देता कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फिर तो आप यहीं से अगर पूछता आपसे फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ लेता, ऑप्शन 4 दिए थे, चारों ऑप्शन यहाँ पे डालते तो आपका लिए क्वेश्चन आसान हो जाता, फिर आपको एक्स की वैल्यू ना निकालनी पड़ती। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
बहुत टाइम के बाद पूछा गया है, मतलब 2018 में भी नहीं आया था ये ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस, 19 में भी नहीं थे, 20 में भी नहीं थे, मतलब 20 में आया है, मतलब 20 की पहली शिफ्ट में नहीं है, तो ये वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एबीसी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। डी जो है पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बीडी और बीसी, मतलब बीडी और बीसी का रेशियो जो है, मतलब अगर बीडी 1 है तो बीसी कितना हो जाएगा? पूरे का पूरा कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो आपने देखा अगर बीडी 1 है और बीसी 3 है तो डीसी क्या हो जाएगा? 2। आपने माना कि ये 2x हो गया, इसको x मान लो, यहाँ भी x मान लो, मतलब आपने देखा कि BD और DC का रेशियो क्या हो जाएगा? आपने देखा BD और DC का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो मैंने क्या किया? सबको x मान लिया कि BD x है, DC 2x है और BC पूरा कितना हो गया? 3x। अगर BC 3x है तो AB भी 3x हो गया, AC भी 3x होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब आप देखो यहाँ पे एंगल देख लो, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और आपको पता है AD की आपको लेंथ दी है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था, हम लोग ना कोसाइन रूल लगाते थे। यहाँ पे कोसाइन रूल होता क्या है? पहले तो मैं ये देख लूं। कोसाइन रूल होता है कि अगर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसको बोलो A, इसको बोलो C, B C, और ये होता है A साइड, ये होती है B साइड, ये होती है C। तो अगर मुझे cos B निकालना है तो मुझे पता है कि मैं कैसे निकालूंगा। आपको पता है कोसाइन रूल होता क्या है? A² + C² - B² बाई 2AC। ये कैसे पता चला आपको? आपने देखा cos B ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो यहाँ पे नेगेटिव में है, बाकी दोनों साइड जो भी बच गई, जो इसके साथ लगती हैं, उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, और यहाँ पे भी नीचे ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं cos B, मतलब यहाँ पे cos 60 डिग्री की बात करूँ, ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? चाहे तो आप ट्राइंगल ABD से कर ले क्वेश्चन सॉल्व, चाहे आप ट्राइंगल ACD से कर ले, मैं ABD से कर रहा हूं, आप ACD से क्रॉस चेक करना चाहो कर लेना। cos 60 डिग्री, इनके साइड में कौन कौन सी साइड है? एक तो 3x, इसका स्क्वायर कर दो, और एक x है, इसका स्क्वायर। सामने कौन सी साइड है? 5√7, तो 5√7 का स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3x इंटू x। और आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये तो ये गया, ठीक है। फिर आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है? 9x² + x² कितना हो गया? 10x², और पंजू पंजू 25 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 175, और यहाँ से आ गया आपका 3x², यहाँ पे है 1। तो आपने देखा कि इधर आ गया 3x² और 10x² इधर है, तो ये कितना हो गया? 7x², इधर से आ गया आपका 175, ये 7 जो है 25 पे चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब x अगर 5 सेंटीमीटर आ गया, आपसे पूछे साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब 3x की वैल्यू पूछी है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर जी, और करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आसान क्वेश्चन है। तो ट्रेपीजियम है, क्या क्या? PQRS ट्रेपीजियम है, और PQ जो है साइड 4 है, और SR साइड जो है 10 है, मतलब PQ जो है ऊपर वाली होगी क्योंकि छोटी साइड है, और SR जो है नीचे होगी क्योंकि बड़ी साइड है। PQRS जो है ट्रेपीजियम बना दिया। अभी उसके बाद बोला है क्या कि PQ जो है पैरेलल है। PQ अगर SR से पैरेलल है तो आप यहाँ से एक चीज देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इनके तीनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ट्राइंगल POQ, आप इसको O माने, PQ PR और QS जो है आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपने इसको O मान लिया, तो आप कह सकते हैं कि POQ जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के? ROS के। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इनके आपस में इक्वल है। PQ जो है पैरेलल है SR के, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल हो गए, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल के आपस में इक्वल है। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब
आपको पी क्यू की लेंथ दी है। आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर या आर ओ एस, कुछ भी बोल लो, इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड दो पता है आपको, क्या क्या, पी क्यू और आर एस, इसका स्क्वायर। तो आपने देखा ये 4 है, ये 10 है, तो आपको पता है कितने में गई, 2 5, इसका स्क्वायर मतलब 4:25 जो है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। ये वाला वही क्वेश्चन है क्या कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी, ठीक है, उसके बाद इनको प्रोड्यूस किया, यहाँ पे मिलाया, फिर इसको प्रोड्यूस किया, ऐसे मिलाया, फिर ये वाला एंगल निकालना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, ठीक है। तो मैंने बहुत करा दिया, 3-4 बार, 2-3 बार पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब ये देखो टेन थीटा आपको दे रखा है कितना, आपको टेन थीटा बोला √5, मतलब √5/1, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 6, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और 1 का स्क्वायर 6, तो √6 हो गया। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है h/p, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है b/p। तो आप इसमें डाल लेना, खुद से कर लेना, बहुत बार करा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन भी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। क्वेश्चन बोला है कि तेरा 6342 रुपये, 6342 रुपये बोल लो, इज डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी सी डी में, इस रेशो में बांट दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। आपसे बोला है क्या कि 6342 रुपये है, उसको अपने इस अनुपात में बांट दिया, और डिफरेंस बताना है कि बी और डी के जो हिस्से में पैसे आए हैं वो उनका डिफरेंस कितना है। आपने देखा कि रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, रेशो के हिसाब से टोटल है 8 6 14, 14 4 18 21, तो रेशो को जोड़ा तो 21 आ गया। और वैसे टोटल पैसे कितने हैं 6342, आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा एक की वैल्यू 302 आ गई। आपसे पूछा है क्या बी और डी के शेयर का डिफरेंस, तो बी और डी की रेशो का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 2 की वैल्यू कितनी है 604। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, थीटा को 30 60 45 रख लेना, बात बने तो ठीक है, नहीं तो इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट कर देना, क्योंकि यहाँ भी cos थीटा यहाँ भी, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे सॉल्व हो जाएगा। आप इसको तो साइन थीटा में आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि मुश्किल है। आपको करना ही क्या पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा का सीधा सीधा साइन थीटा में चेंज करना तो वो साइन 90 - थीटा, उससे क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सीधा का सीधा 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखना है, और इससे पिछली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था ये, तो आप लोग खुद से करना। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहली की शिफ्ट में, मतलब पहली शिफ्ट में, पहली 1 2 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है, पर मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो आपको बोला गया क्या कि प्रिंसिपल है ये बन गई अमाउंट, टाइम दिया है, रेट निकालना है। आपने देखा कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1+R/100, और टी कितना 3 साल। आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि पहले तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ भी 0 लगा दिया, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 15,625, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 17,500। मैंने क्या किया, मैंने 2 पे काट दिया, तो यहाँ से आपका 17,576 आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, आपने यहाँ पे देखा एक चीज़, क्या आपने यहाँ पे देखा कि यार इधर क्यूब है, तो इधर क्या मैं क्यूब देख सकता हूँ। और कई लोग देख के यहाँ पे समझ चुके हैं, जिनको क्यूब रूट पता है पहले 30 नंबर के, वो देख के समझ चुके हैं कि ये 25 का क्यूब लिखा है और ये 26 का क्यूब लिखा है, और इधर आप देख रहे हो कि 1+x/100 का क्यूब, आपने क्यूब से क्यूब काट दिया, तो आपने देखा 1+x/100 की वैल्यू आपके पास 26/25 आ गई। अगर मैं यहाँ से 1 इधर ले जाऊँ तो आप देखो x/100 जो है आपके पास क्या है 26 - 25/25, तो ये कितना हो गया 1, और इधर से आपने देखा कि ये 4 पे गया, तो x की वैल्यू जो है 4% आ गई। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 4% आ चुका है, ठीक है।
अब आपका बोला है क्या, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट निकालें, ठीक है। सेम सम क्या है, इतना, ठीक है। फॉर द सेम टाइम, टाइम कितना है, 3 साल। और रेट जो है आपकी बार x+2% करने को बोला है, तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी, 4, मतलब 6% रेट पूछा है आपसे, बाय 100 कर दो। आपने यहाँ से देखा कि ये गया 2 पे, 2 पे नहीं सॉरी, ये गया, अगर मैं 2 पे इसको डिवाइड करूँ, ये आ गया 3 और यहाँ से आ गया 50। और अगर मैं देखूँ कि मैं इसको 25 पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। 25 पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 25 या 625, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 25 पे काट के, ये कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, ये 125 आ जाएगी। अगर मैं इसको 25 पे डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू जो है आपकी 125 आ गई, और नीचे बचा 2, ठीक है। तो 125 इंटू 9, आप सबको पता है 1125 हो जाएगा। 1125 बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 562.5 आ जाएगा, जो कि ये रहा, ठीक है। तो आपसे जो पूछा था सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ गई, इतनी। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है, 12, 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 1/2 माइनस, ठीक है। अब आपने देखा ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 3। तो 4 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया, यहाँ पे 2/3 इंटू 3 माइनस। अब आपको पता है पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 5/2, 2 से 2 गया, तो इधर कितना आ गया, -30। तो ये कितना आ गया, -32 प्लस हाफ, तो ये -31, -31.5 हो जाएगा। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूं मैं। हाँ सही, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला है क्या, इनकम ऑफ ए जो है 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। मैंने क्या किया, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ठीक है। मैंने मान लिया क्या कि इनकम ऑफ बी जो है 100 मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब आपने देखा इनकम ऑफ ए जो है 20% कम है। आपने देखा 100 जो है बी की इनकम मैंने लेट कर ली, तो ए की इनकम कितनी रहेगी, इससे 20% कम। तो 20% कम 100 से कितनी रह गई, 80%। 100 का 80% कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है सी की जो इनकम है वो 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। आपने देखा सम ऑफ इनकम कितना आ गया ए और बी का, 180, 100 में 80 जोड़ा 180 आ गया। इसका जो है वो 70% है। तो आपने यहाँ से देखा कि 18 सत्ते कितने होते हैं, सबको पता है 18 सत्ते होते हैं 156। अब बोला है क्या कि इनकम ऑफ डी जो है वो 25% मोर देन, मतलब 126 का 25% ज़्यादा है। सी की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो आपने देखा 126 से 25% ज़्यादा, मतलब 100 + 25/100। तो आपने देखा ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, और ये 63 और ये 2 पे गया। और आपने देखा कि 63 इंटू 5, 63 इंटू 5 कितना आएगा, 5 से 15, 315, 315 को 157.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी, आपने देखा बी की इनकम 100, डी की कितनी होगी 157.5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, आपने देखा 57.5। मेरे हिसाब से डिफरेंस 57.5 है। क्वेश्चन में कितना दिया है, आपने देखा क्वेश्चन में दिया है 23,000 डिफरेंस। तो एक की वैल्यू निकाल लो, ये सारी वैल्यू मेरे हिसाब से है क्योंकि मैंने वैल्यू लेट करके निकाली है सारी वैल्यूज। आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 23,000 को 57.5 से डिवाइड कर दो। आपने देखा 23,000 को अगर मैं 57.5 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ होगा, इसका डबल कितना हो गया, इसका डबल होगा 115, 230, ये सीधा सीधा 400 पे जा रहा है। तो एक की वैल्यू 400 आ गई। आपसे पूछा गया है इनकम ऑफ ए बताइए, मतलब 80 की वैल्यू पूछी है। अगर एक की वैल्यू 400 तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 32,000 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान है। क्या हुआ है, एक प्लेस एक्स है, एक प्लेस वाई है, ठीक है। सुमन जो है ऐसे जा रही है और
रेखा जो है y से x की तरफ आ रही है, सुमन जो x के y की तरफ जा रही है, x से y की तरफ, रेखा जो है y से x की तरफ आ रही है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मतलब वो मिल चुकी है एक बार, मान लो यहाँ पे कहीं वो मिली, उसके बाद सुमन को y तक जाने में इतना समय लगा और रेखा को x तक जाने में इतना समय लगा, 1 आवर 48 मिनट। स्पीड दे रखी है रेखा की, स्पीड ऑफ सुमन आप सबको पता है, स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टाइम होती है। जब भी दोनों ऑपोजिट साइड से चली हो और बीच में मिलने के मतलब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड से चले, ऑपोजिट मतलब एक्स और वाई, और बीच में मिलने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में आया तो दूसरा इस डायरेक्शन में गया, तो ये जो टाइम लगता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट इसका, किसके, स्पीड के। तो आपने देखा स्पीड ऑफ रेखा आपको गिवन है, आपको स्पीड ऑफ सुमन निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, टाइम ऑफ सुमन टाइम ऑफ रेखा का अंडर रूट। तो आपने देखा टाइम ऑफ सुमन, टाइम ऑफ सुमन, सुमन को कितना टाइम लगा, 3 घंटे 12 मिनट, मतलब 12 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूँ तो 3 सही 1/5, ये कितना हो गया 16/5, लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद रेखा को कितना टाइम लगा, 1 घंटा 48 मिनट, 48 को अगर मैं मिनट आर में चेंज करूं, 48 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूं तो 1 सही 4/5, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9/5। आपने देखा 5 से 5 चला गया पहले तो, और रेखा का जो स्पीड है वो कितना आ गया 9 स्पीड ऑफ सुमन। तो आपने देखा 9 स्पीड ऑफ सुमन, और यहाँ से अंडर रूट 16/9 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4/3। तो अब आपने सॉल्व कर लिया तो स्पीड ऑफ सुमन जो आपके पास आई है वो 9 3 जा 27 और बाई 4, 27/4 कितना होगा 6 सही 3/4। तो ये जो है आपके पास स्पीड आ गई किसकी, सुमन की, किलोमीटर पर आवर में। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहली 2-3 शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको क्या बताया था, आप सबसे 5 डिजिट लार्ज नंबर लीजिए जो इस नंबर से बन जाए। आपको पता है 68899 जो है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पॉसिबल है इस नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि डिविजिबल बाय 3 7 11, मतलब 688xy जो है 3 7 11 तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब आपने देखा एक नंबर है जो 3 पे भी जाएगा, जो 11 7 पे भी जाएगा, जो 11 पे भी जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि इन तीनों के मल्टीपल जो कि कितना आ जाएगा 231 उस पे भी जाएगा। आप क्या करो 231 से इसको डिवाइड करो। आपने डिवाइड करना शुरू किया, आपने देखा 231 से डिवाइड किया तो इसका 2 मल्टीपल कितना आ गया 462। फिर आपने देखा कि ये 6 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे 9, तो आपने देखा इसका 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2079। फिर आप देख लो कि यहाँ पे बचना कितना है, आपने देखा 190 बचा, 9 दोबारा लगा दो तो आपने देखा अब 8 पे चला जाएगा, 1848 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने लास्ट में देखा कि रिमाइंडर बचा कितना 61, मतलब अगर मैं 231 को लार्जेस्ट इस नंबर के लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 61, मतलब 68899 जो कि लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है इस नंबर का। तो अगर मैं इसमें से 61 घटा दूं जिसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 68838, ये एक ऐसा नंबर है जो 231 पे फुली जाएगा, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्वोशंट आएगा। तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब 68838 एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे 231, मतलब 7 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा। कौन सा नंबर 68838। तो 68838 एक ही ऐसा नंबर है जो इस रेंज के बीच में पॉसिबल है कि 7 पे भी जाए, 3 पे भी जाए, 11 पे भी जाए, मतलब 231 पे डिवाइड हो। अब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई इतनी, y की वैल्यू कितनी होगी इतनी, तो 5 × 3 यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो 39 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको x + 1/x फॉर्म बनानी है, या x² + 1/x² बना लो, या x
क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ऐसा कुछ देखो कि ऐसा बन सकता है क्या। हाँ बन सकता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे, x से, तो मैं यहाँ पे बड़े इजीली दोनों फॉर्म बना पाया, क्या x² + 1/x² और x + 1/x। अब मैं यहाँ पे देखूं क्या x + 1/x की मेरे पास वैल्यू आ रही है। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया तो मेरे पास x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5√2। मैंने क्या किया, x² + 1/x² निकाल लिया। कितना आएगा, 25 × 2, 50 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 48। अब न्यूमरेटर में आपको 48 पुट करना है, डिनोमिनेटर में x + 1/x जिसकी वैल्यू आपको पहले ही बता दी कितनी, 5√2। तो अब आप देख लो कि ये आ गया 24√2/5 आ गया आपके पास। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है क्या ए जो है किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर देता है। चलो बहुत अच्छी बात है जी। अब बी जो है 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है, मतलब ए अगर 100% एफिशिएंट है तो बी कितना परसेंट है, 25% ज़्यादा। 100 से 25% ज़्यादा कितना हो गया, 125%। तो आपने देखा एफिशिएंसी का जो रेशो आया ए और बी की कितना आ गया, 4:5। अब यही एफिशिएंसी का रेशो है, यही वन डे वर्क का रेशो है, ठीक है। तो आपको अभी टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके दिन दिए हो उसके रेशो ऑफ एफिशिएंसी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे या वन डे वर्क की रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितना, 240। सबसे पहली बात है कि आपको अगर टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो आप टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वन डे वर्क से। मतलब 60 दिन लगते हैं और एक दिन में 4 काम करता है। एफिशिएंसी का रेशो मतलब वन डे वर्क का रेशो। आपने देख लिया यहाँ से एक चीज क्या, कि ए का जो रेशो है ना वो 4 आया है, ए का जो रेशो है वो 4 है और ये 60 दिन में काम खत्म कर देता है। आपने देखा एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और 60 दिन में कितना कर लेगा, 240 काम। मतलब वास्तव में जो टोटल वर्क है वो कितना है, 240। आपने देखा टोटल वर्क कितना है, 240। अब क्वेश्चन बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, मतलब ए और बी काम करना साथ में शुरू करते हैं, काम करना ए और बी साथ में शुरू करते हैं और 15 दिन तक काम करते हैं। आपने देखा एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 और 5 9, 15 दिन में कितना कर लेंगे, 9 × 15 कितना आ गया, 135। मतलब ए और बी ने साथ में मिलके 15 दिन में 135 काम कर लिया। काम बचा कितना, 105। अब सी अलोन, सी अकेला जो है रिमेनिंग वर्क, जो कि काम बच गया, मतलब जो काम बच गया जो कि सी को करना है अकेले को, वो सी अकेला 14 दिन में काम कर देगा। मतलब 105 काम को सी ने 14 दिन में कर दिया। अब आपने क्या किया, जो वर्क था उसको सी के टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि इतना वर्क 105 जो वर्क है सी ने 14 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 105/14। तो आपने यहां से देखा कि अगर मैं 105/14 को डिवाइड करूं, 14 × 7 = 98 और 70, 7.5 आपके पास आ जाएगा। तो आपको यहां से पता चल गया कि सी का रेशो भी आपके पास आ गया। सी की एफिशिएंसी कह लो या वन डे वर्क कह लो, तो सी की एफिशिएंसी या फिर वन डे वर्क का रेशो कितना आ गया आपके पास, 7.5। क्वेश्चन में बोला है बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। आपने देखा ओरिजिनल वर्क कितना है या टोटल वर्क कितना है, 240। इसका 5/8 काम करना है। काम करना किस किस को है, बी और सी को। बी का एक दिन का काम कितना, 5, सी का कितना, 7.5। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपने देखा पहले तो ये 30 पे गया और यहाँ से आप देखोगे तो ये जोड़ के कितना आ गया, इसको जोड़ के आपके पास आ गया 12.5। अब ये जो है 2.5 पे ले जाएगा इसको और ये जो है 12 पे काट देगी। तो 12 दिन इज योर करेक्ट आंसर, कि 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कैसे निकाला, टोटल टाइम निकालेंगे जो काम करना है बाय एक दिन में जितना काम बी और सी कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया 10 आर की वैल्यू दिया, आपको बोला है क्यू जो है वो 90 डिग्री है। मैंने मान लिया ट्राइंगल पी क्यू आर है, क्यू जो है 90 डिग्री है और 10 आर मतलब आर के सामने जो है परपेंडिकुलर होगा, इसकी वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 3 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी होगी, √10। अब आपसे पूछा सेक पी कोसेक आर साइन पी कॉस आर, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सारे कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आपको तीनों वैल्यू पता है, क्या x + y + z की वैल्यू पता है।
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला यूज कौन कौन से होने हैं। आप यहाँ पे अगर एक चीज देखो तो इसमें एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड की वैल्यू दी हुई है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक और इसका फॉर्मूला अगर किसी को पता हो तो वो ये होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर देखूँ तो ये आता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की यहाँ से जो वैल्यू आएगी मैंने यहाँ पे पुट की है सिर्फ, तो आपने देखा कि ये वैल्यू आ गई। अब पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी, -4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -3 -4, तो ये कितना आ गया आपका 12, इधर -12 हो जाएगा और इधर कितना आ गया आपके पास 1 माइनस ऑफ 13 आ गया, तो 13 माइनस 12 वैल्यू 1 आएगी सिर्फ, ठीक है। तो 1 इज योर करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है क्या अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। आपने मान लिया क्या कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपये। अब क्या हुआ, शॉपकीपर ने जो है 100 के 30% डिस्काउंट मतलब 70% वैल्यू पे खरीद लिया। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना पड़ा दुकानदार को, इतना। सेलिंग प्राइस उसने बोला क्या कि उसी मार्क प्राइस के 5% डिस्काउंट पे उसने बेच दिया। अब इसका 5% डिस्काउंट मतलब 95% वैल्यू, तो 95 रुपए में बेच दिया। अब उसने हमारे हिसाब से 70 में खरीदा और 95 में बेचा, तो उसने प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना कमाया, 25 रुपए। पर क्वेश्चन में दिया है कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 65 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 65/25। आपको बोला मार्क प्राइस, हमने मार्क प्राइस लेट क्या किया था, हमने माना था कि मार्क प्राइस चलो 100 है, तो 100 की वैल्यू ही आपसे पूछी है, 260 रुपये आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1, बड़ा सर्कल को आप C1 मान ले, छोटे वाले को आप C2 मान ले। अब इसमें जो कॉर्ड ए बी है वो टच करेगी C2 को, मतलब कुछ कॉर्ड जो है ऐसे जा रही है, ये टच कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने मान लिया ये B हो गया, ये A हो गया। अब C1 की जो रेडियस है, मान लो सेंटर से अगर मैं रेडियस बनाऊं मतलब सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करूं, इसकी वैल्यू 17 सेंटीमीटर है और C2 और C1 जो है कॉन्सेंट्रिक है, मतलब ये जो गैप है ये आपस में इक्वल रहेगा हर जगह, ठीक है। C2 जो कि अंदर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस आपको दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है सर्कल पे टेंजेंट है क्योंकि टच होके जा रही है सर्कल पे, और ये जो है रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ये 17 ये 8, तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्यों आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो परपेंडिकुलर अगर 8 है, हाइपोटेन्यूज अगर 17 है, तो बेस कितना आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये जो है बारले सर्कल की, तो ये कॉर्ड है, बारले सर्कल की एक कॉर्ड है और 90 डिग्री बना रही है किसके साथ, सेंटर के साथ, मतलब सेंटर ने कॉर्ड पे 90 डिग्री घेरा है, परपेंडिकुलर घेरा है, तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये भी 15 हो गया। तो अगर ये भी 15 ये भी 15, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है, बहुत कर चुके हैं। दिल नहीं कर रहा बिल्कुल ये क्वेश्चन कराने का, पर आसान क्वेश्चन है। देखो आपने देखा
10 नंबर का एवरेज है जो वो कितना है 32.5। फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 38.2। लास्ट 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, अच्छा फर्स्ट 4 का कुछ और है, पच्चीस पॉइंट 38.2। ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है क्या फिफ्थ नंबर इज 50%, फिफ्थ नंबर जो है 50% मोर देन द सिक्स्थ नंबर एंड 8 लेस देन द सेवंथ नंबर, व्हाट इज द एवरेज। देखो पहली बात तो ये, इस तक बाद में जाएंगे, पहले तो आप निकालो क्या, पहले आप निकालो कि सम ऑफ फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर एंड सेवंथ नंबर। ठीक है, इसका जोड़ निकालो पहले तो। अब आपको पता है कि पांचवें नंबर और छठे नंबर और सातवें नंबर का जो जोड़ है वो पहले तो कितना होने वाला है, आपको पता है कि इन्हीं 10 नंबर के अंदर ये पांचवा छठा सातवां नंबर है, तो आपने देखा कि इनका एवरेज कितना 32.5, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 32.5, नंबर कितने हैं 3, तो 32.5 इंटू 3 तो है ही है इनका जोड़। उसके बाद आपने देखा कि डिफरेंस कितना है, आपने देखा कि डिफरेंस जो है यहाँ से 6.9 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने 5.7 है। फिर आपने देखा कि पहले 4 नंबर का जो एवरेज है ना वो कम है, मतलब पांचवें छठे और सातवें नंबर ने इनको एवरेज डिनोट किया है कितना, जितना इनका कम है, कितना कम है 6.9 इनका कम है, कितने नंबर का कम है 4 नंबर का। आपने देखा एवरेज जो है 6.9 कम है, कितने नंबर का 4 नंबर का कम है, तो इन 4 नंबर को 6.9 जो बढ़ाया है वो किसने बढ़ाया, पांचवें छठे सातवें नंबर ने, तो आपने देखा 6.9 4 बार बढ़ाया, तो 6.9 इंटू 4 जो है ऐड कर दो। फिर आपने देखा कि इनका जो एवरेज है वो 5.7 ज्यादा है, मतलब लास्ट के 3 नंबर का एवरेज जो है वो टोटल से एवरेज से 5.7 ज्यादा है, मतलब इनका जो 5.7 है वो पांचवें छठे सातवें नंबर में गया है, तो आपने घटा दिया 5.7 कितने नंबर का 3 नंबर का। अब आपके पास आ गया सम ऑफ फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर की वैल्यू आ गई आपके पास कि इतना इनका जोड़ है। सॉल्व कर लो, 32.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखो कि 96 आ जाएगा, 6.9 6 चौक 24 और इधर से 36 तो 27.6 आ गया, और ये तो 17.1 आ गया क्योंकि 57 दिया होता है 171। अब आपने 1 मिनट में थोड़ा इधर लिख लूँ, यहाँ पे -17.1, तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 97.5 प्लस 10.5 कितना आ गया 108। पहला तो आ गया हमारे पास एक चीज क्या कि पांचवें छठे और सातवें नंबर का सम कितना है, इतना। अब पांचवा नंबर जो है वो छठे नंबर से 50% ज्यादा है, तो पांचवें नंबर और छठे नंबर का रेशो कितना आ गया 3:2, मतलब अगर छठा नंबर 100 है तो पांचवा नंबर कितना हो जाएगा 50% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 150%, तो 150% 100 का कितना हो जाएगा 150, तो आपने देखा है 3:2 में आ गया। मतलब अगर छठा नंबर 2x है तो पांचवा नंबर कितना होगा 3x, और सातवां नंबर कितना होगा, क्वेश्चन बोला था फिफ्थ नंबर इज 50% मोर देन द सिक्स्थ नंबर एंड 8 लेस देन द सेवंथ, मतलब पांचवा नंबर जो है 8 कम है सातवें नंबर से, तो सातवां नंबर जो होगा पांचवें नंबर से 8 ज्यादा होगा, पांचवा नंबर कितना 3x से 8 ज्यादा। तो आपने देखा कि x के हिसाब से पांचवें छठे नंबर और सातवें नंबर का जोड़ कितना हो गया इतना, और वैल्यू कितनी है पांचवें छठे और सातवें नंबर के जोड़ की 108। सॉल्व कर लो, 8x इक्वल टू 108 माइनस 8 कितना 100, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12.5। x की वैल्यू आ गई अब आपके पास। आपको पूछा है एवरेज फिफ्थ नंबर और 7 नंबर का एवरेज। आपने देखा कि 3x प्लस 8/2 ये कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर। ठीक है, तो अब पुट कर दो 12.5 प्लस 1 37.5 प्लस 4 कितना आ गया 41.5 इज योर करेक्ट आंसर। हल्का सा लेंथी है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये a है ये b है, तो a माइनस बी का क्यूब लिखा है, आपको पता ही है ये होता क्या है a³ माइनस b³ माइनस 3ab
माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो सॉल्व कर लो। आपने देखा पहले तो कितना आएगा, 5 5 25, 125 x की पावर 6 आ जाएगी। चलो ठीक है। तो आपसे पूछा है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जो होगी, पहले तो ऊपर बन कितना रहा है, आपने देखा ऊपर बन रहा है 15x। यहाँ तक तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको भूल जाओ। 15x अंदर लिखा है 15x स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का है। अब आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बनेगी, बट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट टर्म बनने वाली है, जो कि कितनी बनने वाली है, +15। कांस्टेंट टर्म जो है +15 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है आपको क्या, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर सी ने फरवरी में, अप्रैल में, मई में जो कार बेची एक्सीड द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ई इन जनवरी बाय एक्स। अच्छा, एवरेज नंबर है, ठीक है। तो इन तीन का एवरेज निकाल लो, वो देखना है कि इससे कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा 635 में अगर मैं 540, 635 में पहले मैं 625 जोड़ूँ तो ये हो गया 1260, मैं 540 अगर जोड़ूँ तो 1800/3। एवरेज कितना आ गया, आपने देखा 3 मंथ है, तो 3 मंथ का एवरेज कितना निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। मतलब फरवरी, अप्रैल, मई में जो डीलर सी ने कार बेची है उसका एवरेज कितना आ गया, 600 आ गया। अब ये बताना है 548 से कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड कर रहा है इसको। तो आपने देखा 52, तो वो 50 और 55 के बीच में आता है। तो 52 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में आपको दिया है कि 80% ऑफ द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी एंड ई इन अप्रैल, बी ने इतनी बेची और डी ने इतनी बेची, किस में, अप्रैल में। 80% है इस नंबर का। तो आपने देखा कि यहाँ से आ जाएगा 1320 का 80% कितना हो गया, पहले तो मैं ये देख लूँ। 1320 का 80% आपके पास आ जाएगा 8 2 जा और 13 तो ये आ गया 1056, ठीक है। तो 80% इसका आ गया। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर सी एंड डी इन फरवरी। तो आपने देखा कि इन्होंने कितनी कारें बेची हैं भाई, इन्होंने बेची हैं 1280 कारें। कितना कम है आपसे पूछा, इज व्हाट परसेंट लेस देन। तो आपने देखा कितना कम है, आपने देखा यहाँ से ये 224 कारें कम बेची हैं। किसके कंपैरिजन में, सी और डी के कंपैरिजन में, फरवरी में। तो 1280 से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा कि ये लगभग 17.5% आने वाला है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन। आपने देखा फ्लेवर बी कौन सा है, ये वाला। 70 40 110 में 50 जोड़े 160 200 265। तो एवरेज कितना आ गया, आपने देखा इसका एवरेज आ गया 53, ठीक है। अब ये बताना है कि 53 से कितना कम है 50। तो आपने देखा कि 53 से 50 की वैल्यू है ना, हाँ। फ्लेवर ए का 2012 में 50 है प्रोडक्शन, तो आपने देखा कितना कम है, 3। पूछा किस पे है, एवरेज पे पूछा है फ्लेवर बी के। तो 300/53 आ गया आपके पास। तो 300/53 को अगर मैं डिवाइड करूं, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 300/53 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 5.66% आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। The average number of student enrolled in Institute A during 2014-16 and 18, 2014-16-18 इंस्टीट्यूट ए में 460 और 260 कितना हो गया, 720। इसका एवरेज तो 3 साल है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 240। इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 2017, 250।
तो ये 10 स्टूडेंट कम है, किस में पूछा है 250 पे इंटू 100। तो आपने देखा कि ये तो टोटल, हाँ एक मिनट, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट बी है ना, तभी नहीं ऑप्शन मैच हो रहा हमारा, मैंने इंस्टीट्यूट ए पे ही ले लिया था। ठीक है जी, तो ये वाला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट बी 325। तो कितना कम है आपने देखा, ये ऑलमोस्ट कम है 85। तो 85 बाई 325, क्योंकि 325 पे ही पूछा इंटू 100%। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 5 पे, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 5 6 जा 65 आ गया, ये गया 13 पे, ये गया 17 पे। तो अब कितना आ गया आपके पास 340 बाई 13, तो 13 दूनी 26 39, तो 2 आएगा पहले, तो उसके बाद 26.15% आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, 3 ऑप्शन पॉसिबल है सॉरी। तो अगर 29 होता तो 36 34 के पास वैल्यू होनी चाहिए थी, 37 के पास, मतलब 370 वैल्यू के आसपास बैठता 29 पे, तो 370 371 पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन अगर पसंद आए हो, जो कि एसएससी ने आपसे पूछे, सॉल्यूशन अगर पसंद आए हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इस वाली शिफ्ट में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।